नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। केरल, तमिलनाडु और पुद्दुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए शांतिपूर्ण मतदान जारी। पश्चिम बंगाल और असम में तीसरे चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। कोविड-19 की रोकथाम के लिए मास्क पहनने, व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई का विशेष अभियान आज से शुरू। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में 30 अप्रैल तक रात्रि कर्फ्यू लगाया गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कोविड का टीका लगाने का केंद्र से आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कहा, कृषि कानूनों, नागरिकता संशोधन कानून और श्रम कानूनों के बारे में गलत बातें प्रचारित की जा रही हैं। न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना भारत के 48वें प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किए गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ नई दिल्ली में बातचीत की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने गुजरात में दांडी यात्रा के समापन समारोह को संबोधित किया। कहा, लोग राजनीतिक रूप से एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन उन्हें देश के विकास के लिए मिलकर काम करना चाहिए। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं कनकलता। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी में एक ही चरण में हो रहे मतदान तथा तमिलनाडु की कन्याकुमारी और केरल की मल्लापुरम लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव शांतिपूर्वक चल रहा है। असम और पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। 1:30 बजे तक असम में 53.23%, केरल में 47.29%, पुद्दुचेरी में 53.8%, तमिलनाडु में 40.12%, पश्चिम बंगाल में 52.89% मतदान की खबर है। वहीं मल्लापुरम लोकसभा सीट के लिए 41.7% तथा कन्याकुमारी लोकसभा सीट पर 33.79% वोट डाले जा चुके हैं। इस चरण में स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं और सुरक्षा उपाय किए गए हैं। पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम के साथ वीवीपैट का इस्तेमाल किया जा रहा है। असम में 6 बजे तक, जबकि पश्चिम बंगाल में शाम 6:30 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। पुद्दुचेरी, तमिलनाडु और केरल में 7 बजे तक मतदान होगा। वाम उग्रवाद प्रभावित इलाकों में 6 बजे तक मतदान होगा। कोविड महामारी को देखते हुए कोविड रोगियों, क्वारंटीन में रह रहे लोगों, दिव्यांगों तथा 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र सुविधा दी गई है। तमिलनाडु में 37 जिलों की 234 विधानसभा सीटों पर कुल 3,998 उम्मीदवार मैदान में हैं। तमिलनाडु की कन्याकुमारी लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए 12 उम्मीदवार तथा केरल की मल्लापुरम सीट के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। ताजा जानकारी के लिए चलते हैं तमिलनाडु में अपने संवाददाता दीक्षा सक्सेना के पास। दीक्षा जी कनक, एक ही चरण में हो रहे तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में मतदान कैसा चल रहा है? कनक, अभी तक तमिलनाडु में जो मतदान है बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से सारी 234 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे चल रहा है। मैं आपको लेटेस्ट फिगर बताऊं तो अभी 40.94% पोलिंग सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हो चुकी है और कन्याकुमारी में लगभग 34% पोलिंग हो चुकी है। लोगों ने बल्कि गर्मी को मात देते हुए बाहर आके वोटिंग करने का फैसला लिया है और यहाँ पे सभी पोलिंग बूथ पे अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। धीरे धीरे वोटिंग आगे बढ़ती जाएगी। जी कनक। दीक्षा, कोविड की वजह से मतदान प्रभावित हुआ है या सामान्य रूप से चल रहा है जैसे कि उम्मीद थी? कनक, मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे कोविड से किसी को भी कोविड की वजह से लोग पीछे हटे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने में, बल्कि यहाँ पे बहुत ज्यादा नंबर में लोग आए हैं अपने वोट डालने के लिए। और आपको एक और बात बता दूं कि चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर रखी है कि सारे कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के लिए हमने सारे बूथ पे देखा था कि लोगों को बिना मास्क के एंट्री नहीं मिल रही है और बूथ पे जाने के बाद उनको ग्लव्स भी दिए जा रहे हैं वोट करने से पहले।
और एक चीज और बताऊं कि यहाँ पे 6 से 7 बजे तक शाम में टाइम बढ़ाया गया है वोट डालने के लिए। वो इसलिए बढ़ाया गया है ताकि कोविड जितने पेशेंट हैं, कोविड पॉजिटिव लोग हैं, वो आगे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। और सारे बूथ पर 12 पीपी किट भी मौजूद रहेंगे लोगों के लिए वोट डालने के लिए, कोविड पेशेंट्स के लिए। कनक, जानकारी के लिए धन्यवाद दीक्षा। धन्यवाद। केरल की 140 विधानसभा सीटों के लिए 123 महिलाओं सहित 957 उम्मीदवार मैदान में हैं। राज्य में 40,771 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। ताजा जानकारी के लिए बात करते हैं अपनी संवाददाता मयूषा से। मयूषा, मतदान कैसा चल रहा है? हाँ कनक, दिन में 1 बजे तक 42% मतदान हो चुका था। 40% महिला मतदाता अब तक वोट डाल चुकी है। कन्नूर जिले में अब तक सबसे अधिक मतदान हुआ है। ग्रामीण इलाकों में मतदान के लिए आने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। जिन निर्वाचन क्षेत्रों में त्रिकोणीय मुकाबला है, वहां भारी मतदान हो रहा है। मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लाइन लगी हुई है। राज्य भर में शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। कुछ मतदान केंद्रों पर ईवीएम में खराबी के कारण थोड़ी देर के लिए मतदान रोकना पड़ा था। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, पूर्व मुख्यमंत्री उमन चांडी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन और मेट्रोमैन ई श्रीधरन पहले वोट डालने वालों में शामिल हैं। सभी नेताओं ने अपनी अपनी पार्टी की जीत का भरोसा व्यक्त किया है। मयूषा, कोविड को देखते हुए क्या प्रबंध किए गए हैं? हाँ कनक, कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जा रहा है। कोविड रोगी और क्वारंटीन किए गए मतदाताओं को मतदान की आखिरी घंटे में वोट डालने की अनुमति दी गई है। सभी मतदान केंद्रों पर थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जा रहा है। मास्क के इस्तेमाल और सुरक्षित दूरी का राज्य भर में कड़ाई से पालन किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने मतदाताओं, राज्य नेताओं और चुनाव अधिकारियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कनक, मयूषा, ये भी बताइए कि जो राज्य के उग्रवाद प्रभावित इलाके हैं, जहां मतदान का समय थोड़ा पहले कर दिया गया है, वो कौन कौन से हिस्से हैं? केरल में 9 नक्सल प्रभावित विधानसभा क्षेत्र है। मानंदवाड़ी, कोंगाड, मंडूर, मान्नारकाड, मलम्पुरा, सुल्तान बത്തേरी, कलपट्टा, एरनाड और नीलम्बूर। यहां मतदान शाम 6 बजे समाप्त हो जाएंगे, जबकि 131 अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शाम 7 बजे तक चलेंगे। नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। मतदान अब तक शांतिपूर्ण है। कनक, जानकारी के लिए धन्यवाद मयूषा। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव की 30 सीटों पर 35 महिलाओं सहित 324 उम्मीदवार मैदान में हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मतदान के लिए 1,559 केंद्र बनाए गए हैं। और अब बात करते हैं पुदुचेरी संवाददाता चिदम्बर नाथ से। हेलो चिदम्बर जी, आप बताइए कि मतदान कैसा चल रहा है वहां? मतदान को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है। महिलाएं और बुजुर्ग भी लोकतंत्र के इस यज्ञ में आहुति देने में आगे है। सबसे ज्यादा उत्साह युवाओं और पहली बार मतदान करने वालों में दिख रहा है। वे अपने परिवार और दोस्तों के साथ मतदान करने आ रहे हैं। चिदम्बर, ये बताइए कि चुनाव लड़ रहे प्रमुख गठबंधन दल कौन कौन से हैं और प्रमुख उम्मीदवार कौन कौन हैं? जहां तक चुनाव लड़ रहे हैं प्रमुख दलों और गठबंधन की बात है, तो पुदुचेरी में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। यहाँ पार्टियों के उम्मीदवार भी कहीं कहीं प्रभावी दिख रहे हैं, लेकिन मतदाताओं का पूरा ध्यान विकास और स्थानीय मुद्दों पर साफ नजर आ रहा है। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ आमतौर पर 2 गठबंधनों को बीच में मुकाबला होता है, इसलिए प्रमुख उम्मीदवारों में इन्हीं दलों के वरिष्ठ नेता शामिल हैं। जानकारी के लिए धन्यवाद चिदम्बर। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के चुनाव में 3 जिलों की 31 सीटों पर 13 महिलाओं सहित 205 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। राज्य में 8 चरणों में चुनाव कराया जा रहा है। 8,480 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल संवाददाता धर्मेंद्र से। धर्मेंद्र, मतदान कैसा चल रहा है वहां? कनक, मैंने तारकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के कई मतदान केंद्रों का आज दौरा किया। ये क्षेत्र कोलकाता से सटे हुगली जिले के अंतर्गत पड़ते हैं। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में तो सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोटरों की लंबी कतारें देखने को मिली है। वहीं कम मतदाता वाले क्षेत्रों में तो आधे से अधिक वोट भी पड़ चुके हैं। अधिकतर स्थानों पर मध्यम से तेज गति का मतदान देखने को मिल रहा है और चिलचिलाती हुई गर्मी और तेज धूप के बावजूद मतदाताओं में उत्साह में कोई कमी नहीं है। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, पिछले विधानसभा चुनाव में तारकेश्वर में लगभग 84% मतदान हुआ था
और अभी इस चरण में शाम 6:30 बजे तक वोटिंग होनी है और संभावना है कि धूप कम होने के साथ साथ मतदान में अभी और तेजी आएगी। धर्मेंद्र, कुछ राज्यों की तरह पश्चिम बंगाल में भी महिलाएं चुनाव प्रक्रिया में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, तो इस बार उनकी भागीदारी कितनी दिखाई पड़ रही है आपको? जी, जहां तक महिलाओं की भागीदारी की बात है, लोकतंत्र के इस महापर्व में महिलाओं वोटरों की अधिक संख्या में शामिल होना एक सुखद एहसास करा रहा है। मैं अभी रामनारायणपुर के एक प्राथमिक विद्यालय स्थित मतदान केंद्र पर हूं। यहां तेज गर्मी के बावजूद महिलाएं हाथों में छाता लेकर वोट डालने पहुंची हैं। एक चीज और गौर तलब करने योग्य है, वह है कि कोविड को लेकर महिला वोटरों की जागरूकता। लाइन में लगे हुए फेस मास्क का कैसे प्रयोग करना है, इन महिला वोटरों को इसका पता है और कई स्थानों पर तो मैंने देखा कि एक महिला वोटर दूसरी महिला वोटर को कोविड से बचाव का महत्व भी बता रही थी। धर्मेंद्र, ये भी बताइए कि जो वोटर हैं, पहली बार जो वोट देने जा रहे हैं, उनमें कितना उत्साह है? जी हाँ, आज के मतदान में एक और बात देखने को मिली। ज्यादातर मतदान केंद्रों पर युवा वोटरों में उत्साह की कमी देखी जा रही है। अन्य मतदाताओं की तुलना में उनकी संख्या कम ही नजर आई। हालांकि इसका कारण अभी खुलकर सामने नहीं आ पा रहा है। जी कनक। जानकारी के लिए धन्यवाद धर्मेंद्र। असम में तीसरे और अंतिम चरण के लिए हो रहे मतदान में 12 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर 25 महिलाओं सहित 337 उम्मीदवार मैदान में हैं। राज्य में कुल 11,401 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बात करते हैं बरपेटा रोड पर मौजूद अपने संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा से। मानस, आज का जो मतदान हो रहा है तीसरे और आखिरी चरण का, उसमें कौन कौन से प्रमुख उम्मीदवार हैं? देखिए, यहाँ पे आज इस चरण में 40 सीटों पर मतदान हो रहा है और यहाँ पे अगर देखा जाए तो खासकर ज्यादातर सीटों पर ये सीधे मुकाबला होने की उम्मीद है, नहीं तो कुछ कुछ सीटों पर ट्रायंगुलर या त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है। इस चरण में असम सरकार के 6 मंत्री हैं। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रंजीत कुमार दास है। मंत्रियों में से हिमंत विश्व शर्मा है, सिद्धार्थ भट्टाचार्य है, चंद्रमोहन पटवारी है, असम गण परिषद के फणिभूषण चौधरी है और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के जो अभी कांग्रेस के साथ है बीपीएफ के प्रमिला रानी ब्रह्मा है और चंदन ब्रह्मा है। इनके अलावा कई सारे विधायक और पूर्व विधायक मंत्री भी ये चरण में है प्रमुख उम्मीदवार के रूप में। कनक, मतदान कैसा चल रहा है, कैसी गति है इसकी? देखिए, आज यहाँ पे मौसम बिल्कुल साफ है, सुहाना मौसम है। मैं बरपेटा रोड के यहाँ पे गोपीनाथ बोरडोलोई हाई स्कूल में हूँ, मौजूद हूँ अभी। यहाँ पे कुल मिलाकर 5 मतदान केंद्र है 2 स्कूल में और यहाँ पे बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। कुल मिलाकर अगर 12 जिलों की बात करें तो कुछ कुछ जगह पे सुबह जैसे खबर आई थी, कुछ टेक्निकल कारण उन लोगों के वजह से कुछ ईवीएम बदलने पड़े, लेकिन अभी फिलहाल बिल्कुल ही स्मूथली पोलिंग हो रहा है शांतिपूर्ण तरीके से। अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं है। कुल मिलाकर बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। कनक, मानस, बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगी कि प्रमुख मुद्दा क्या है इस चुनाव में? देखिए, जो खासकर मुद्दा था एम्प्लॉयमेंट की, असम के बाहर की, ये सब मुद्दा तो है ही। इनके अलावा और कुछ कुछ जैसे लोकल इश्यूज जैसे है कि सड़क निर्माण करना, कहीं पे स्कूल नहीं है तो यूनिवर्सिटी खोलना या स्कूल खोलना, कहीं पे दूध की जैसे प्रोडक्शन को बढ़ाना, ऐसे छोटे छोटे मुद्दे भी यहाँ पे छाए रहे। लेकिन कुल मिलाकर एम्प्लॉयमेंट की बात करें या सीए की बात करें जो कांग्रेस की है, तो ये सब मुद्दा है। असम को बाढ़ से मुक्त करने की मुद्दा है। 3-4 प्रमुख मुद्दे जो पूरे प्रदेश में तीनों फेजों में यहाँ पे छाए रहे। कनक, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मानस। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए शांतिपूर्ण मतदान जारी। पश्चिम बंगाल और असम में तीसरे चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। कोविड-19 की रोकथाम के लिए मास्क पहनने, व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई का विशेष अभियान आज से शुरू।
कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में 30 अप्रैल तक रात्रि कर्फ्यू लगाया गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कोविड का टीका लगाने का केंद्र से आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कहा, कृषि कानूनों, नागरिकता संशोधन कानून और श्रम कानूनों के बारे में गलत बातें प्रचारित की जा रही हैं। न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना भारत के 48वें प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किए गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव के साथ नई दिल्ली में बातचीत की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने गुजरात में दांडी यात्रा के समापन समारोह को संबोधित किया। कहा, लोग राजनीतिक रूप से एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन उन्हें देश के विकास के लिए मिलकर काम करना चाहिए। देश ने कोविड टीकाकरण के मामले में एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि अब तक 8 करोड़ 31 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल 43 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से कोविड संबंधी एहतियातों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। अधिकांश केसेस 10-11 स्टेट्स में है, तो भी सारे देश में हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि मास्क का ठीक प्रकार से इस्तेमाल करना, हर समय करना, 2 गज की दूरी बनाकर रखना, हाथों को साबुन से, सैनिटाइजर की मदद से साफ रखना, भीड़ भड़क्के के स्थानों पर जाने को अवॉइड करना, ऐसे फंक्शंस को अवॉइड करना। इस नाते आप सबसे मेरी अपील है, अपनी रक्षा के लिए, अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, समाज के और देश के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कृपया कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाने में जरा भी चूक ना करें, जरा भी लापरवाही ना करें। इस बीच देश में कोविड के नए मामलों में वृद्धि होने से सक्रिय मामलों की संख्या बढ़ गई है। इस समय देश में कोविड के 7,88,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। कोविड के नए मामले बढ़ने के कारण देश में स्वस्थ होने की दर घटकर 92.48% रह गई है। कल 50,000 से अधिक लोग कोविड से ठीक हुए। देश में अब तक 1 करोड़ 17 लाख से अधिक लोग इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में देश में कुल 96,982 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी ओर इतने ही समय में कोरोना संबंधित 446 मौतें भी दर्ज की गई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय देश में स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन आज 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में शामिल होने वाले राज्यों में, जिनमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान शामिल हैं, ने हाल ही के दिनों में कोरोना के मामलों में दर्ज की है। केंद्र ने स्थिति से निपटने के लिए 50 उच्च स्तरीय स्वास्थ्य टीमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब के 50 अलग अलग जिलों में रवाना की हैं। ये टीमें कोविड-19 की रोकथाम की निगरानी के साथ ही नियंत्रण और अन्य संबंधित उपायों में राज्य के स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय अधिकारियों की सहायता करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश पर आज से ही देश भर में कोरोना अनुकूल व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष अभियान का भी शुभारंभ किया जा रहा है। इसके अंतर्गत मास्क के आवश्यक उपयोग और सार्वजनिक तथा कार्यस्थलों पर स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री इस गुरुवार को होने वाली सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ अपनी समीक्षा बैठक में देश में कोरोना की स्थिति और टीकाकरण कार्यक्रम पर चर्चा भी करेंगे। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से कहा है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कोविड का टीका लगाया जाना चाहिए। आज प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में एसोसिएशन ने यह भी आग्रह किया है कि सार्वजनिक स्थानों और बड़े समारोहों में प्रवेश के लिए टीकाकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य कर देना चाहिए। एसोसिएशन ने यह भी कहा है कि सरकार को निजी क्लिनिकों को भी टीकाकरण अभियान में शामिल करना चाहिए। उसने टीकाकरण पर नजर रखने के लिए प्रत्येक जिले में कार्यबल गठित करने का भी सुझाव दिया है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 30 अप्रैल तक तत्काल प्रभाव से रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू लगा दिया है। रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान यातायात के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। लोग टीका लगवा सकेंगे, परंतु इसके लिए ई पास होना आवश्यक है। राशन की दुकानों, फल और सब्जी बेचने वालों तथा मेडिकल स्टोर के मालिकों को ई पास लेने होंगे। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मियों को आने जाने के लिए ई पास लेना होगा।
निजी डॉक्टरों, नर्सों और अर्ध चिकित्सक कर्मियों को कर्फ्यू से बाहर रखा गया है। हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे जाने वाले यात्रियों को वैध टिकट दिखाने पर जाने दिया जाएगा। गर्भवती महिलाओं और रोगियों को उपचार के लिए जाने की छूट होगी। बस, मेट्रो, ऑटो और टैक्सी में केवल वही लोग यात्रा कर सकेंगे जिन्हें इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। अंतर्राज्यीय यात्रा और राज्यों के अंदर आने जाने पर कोई रोक नहीं होगी। जरूरी और गैर जरूरी सामानों को लाने ले जाने वाले वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसके लिए किसी भी प्रकार की अनुमति या ई पास की आवश्यकता नहीं होगी। कोविड रोकथाम के लिए आज से विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है। इसमें 100% मास्क पहनने, व्यक्तिगत स्वच्छता, सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों की साफ सफाई तथा स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर दिया जा रहा है। ये विशेष अभियान 14 अप्रैल तक चलेगा। रविवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड संक्रमण से निपटने के लिए समुदाय की जागरूकता और इसकी भागीदारी के महत्व पर जोर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गलत बातें प्रचारित की जा रही हैं, चाहे वो कृषि कानूनों के बारे में हो, नागरिकता संशोधन कानून के बारे में हो या श्रम कानून के बारे में हो। भारतीय जनता पार्टी के 41वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। आज गलत नैरेटिव बनाए जाते हैं, कभी सीएए को लेकर, कभी कृषि कानूनों को लेकर, कभी लेबर लॉ को लेकर। बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता को समझना होगा कि इसके पीछे सोची समझी राजनीति है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसका मतलब है देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना। इसलिए देश में तरह तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं, भ्रम फैलाए जाते हैं, झूठ फैलाया जाता है। कभी कहा जाता है कि संविधान बदल दिया जाएगा, कभी कहा जाता है आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, कभी कहा जाता है नागरिकता छीन ली जाएगी, कभी कहा जाता है किसानों की जमीन छीन ली जाएगी। ये सब कोरे झूठ होते हैं। श्री मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से लोगों के बीच जाकर उन्हें जागरूक करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पार्टी न केवल राष्ट्रीय हितों का प्रतिनिधित्व करती है बल्कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं की भी पूर्ति करती है। श्री मोदी ने कहा कि पार्टी ने अनुच्छेद 370 रद्द करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम 7 बजे परीक्षा पे चर्चा के दौरान विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे। ये इस कार्यक्रम का पहला संस्करण होगा जो कोविड महामारी की पाबंदियों के कारण वर्चुअल माध्यम से आयोजित होगा। परीक्षा पे चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री अपने विचार रखेंगे और बिना तनाव लिए परीक्षाओं की तैयारी के लिए सुझाव देंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना देश के अगले प्रधान न्यायाधीश होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की। न्यायमूर्ति रमन्ना अगले वर्ष 26 अगस्त तक प्रधान न्यायाधीश के पद पर बने रहेंगे। वे 17 फरवरी 2014 को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने से पहले दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि नई दिल्ली में आज हुई भारत रूस विदेश मंत्री स्तर की वार्ता दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी की भावना के अनुरूप रही। उन्होंने ये विचार आज रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में व्यक्त किए। Despite the COVID pandemic, I'm very glad to see we've actually sustained our contacts in this period. Prime Minister Modi and President Putin have held 4 telephonic conversations last year, besides taking part in the virtual summits of G20, BRICS and SCO. My colleague, the Defense Minister, had paid 2 visits to Moscow. I was there myself in September. Our Foreign Office consultations were held. So it really, the sense that, our relationship has kept going through the pandemic speaks a lot for the strength of the relationship. भारतीय इक्विटी बाजारों में पिछले वित्त वर्ष में 2,74,000 करोड़ रुपए से अधिक का विदेशी पोर्टफोलियो निवेश बढ़ा है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल सिद्धांतों में विदेशी निवेशकों के दृढ़ विश्वास को दर्शाता है। मंत्रालय ने कहा है कि कई चरणों में अपेक्षित आर्थिक सुधारों की तुलना में नए डिजाइन किए गए प्रोत्साहन पैकेजों के तेज होने के कारण ऐसा हुआ है। आकाशवाणी से बातचीत में अर्थशास्त्री नवीन गुप्ता ने बताया, हम
हमने देखा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो इंडियन कैपिटल मार्केट्स में पिछले साल 2,74,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की आई, जबकि पिछले साल पैंडेमिक से ग्रस्त था। इससे पता चलता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका जो कॉन्फिडेंस है इंडियन इंडस्ट्री और इंडियन इकोनॉमी में वो बढ़ रहा है। ये इसलिए हुआ क्योंकि भारत सरकार ने सेंसिटिविटी दिखाते हुए जो रेगुलरली आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंदर जो मेजर्स दिए उससे रेगुलरली प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ी है और इंडस्ट्री को प्रोत्साहन मिला है, पर्टिकुलरली एमएसएमई इंडस्ट्री। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2021 का 14वां संस्करण 9 अप्रैल से शुरू होगा। शुरुआती मैच चेन्नई में वर्तमान चैंपियन मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला जाएगा। फाइनल मैच 30 मई 2021 को अहमदाबाद में खेला जाएगा। ये मैच देश के 6 स्थानों मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता और बेंगलुरु में खेले जाएंगे। कोविड के मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मैच दर्शकों के बिना खेले जाएंगे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष प्रतिनिधि जॉन कैरी के साथ जलवायु से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की। अपने ट्वीट में श्री जावड़ेकर ने कहा कि बातचीत बहुत सार्थक रही। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास कल सुबह 10 बजे बैंक की द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की द्विमासिक बैठक कल शुरू हुई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि महात्मा गांधी का अहिंसा का मंत्र न केवल भौतिक रूप से बल्कि वैचारिक रूप से भी सार्थक है। श्री नायडू गुजरात के दांडी में राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक पर समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उनकी अहिंसा सिर्फ शारीरिक हिंसा तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वचन और विचारों में भी अहिंसा होना आवश्यक था। ये आज भी बहुत जरूरी है। हम लोग आपस में एक दूसरे के बारे में आलोचना करते हुए या उल्लेख करते हुए प्रेम पूर्वक, क्योंकि हमारा सब लोग भारत का नागरिक है, भाई और बहन है। हम राजनीति में एक दूसरे को प्रतिद्वंदी हो सकती है मगर शत्रु नहीं है। We have to respect the people's mandate. इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि आज का दिन भारतीय स्वाधीनता संग्राम के लिए ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने का ये सही समय है। समारोह में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल और केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। एक रिपोर्ट। द्वारा 12 मार्च को साबरमती आश्रम से शुरू की गई ऐतिहासिक दांडी यात्रा कल शाम दक्षिण गुजरात के छोटे से तटीय स्थल दांडी पहुंची। साबरमती आश्रम से निकले 81 पदयात्री पिछले 25 दिनों में 388 किलोमीटर पैदल चलने के बाद कल शाम छोटे से ऐतिहासिक तटीय गांव दांडी पहुंचे थे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों और बुजुर्ग गांधीवादियों ने इन पदयात्रियों का बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। दांडी यात्रा के दौरान पदयात्रियों ने अपने मार्ग में छोटी सभाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम और ग्रामजनों के साथ वार्तालाप करके आत्मनिर्भर भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नए भारत के विचारों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केरल, तमिलनाडु और पुद्दुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए शांतिपूर्ण मतदान जारी। पश्चिम बंगाल और असम में तीसरे चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। कोविड-19 की रोकथाम के लिए मास्क पहनने, व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई का विशेष अभियान आज से शुरू। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में 30 अप्रैल तक रात्रि कर्फ्यू लगाया गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कोविड का टीका लगाने का केंद्र से आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कहा, कृषि कानूनों, नागरिकता संशोधन कानून और श्रम कानूनों के बारे में गलत बातें प्रचारित की जा रही हैं। न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना भारत के 48वें प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किए गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ नई दिल्ली में बातचीत की।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने गुजरात में दांडी यात्रा के समापन समारोह को संबोधित किया। कहा, लोग राजनीतिक रूप से एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन उन्हें देश के विकास के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।